पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड फौजी बलराम गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुशील के बड़े से मकान में आए हुए थे। सुशील बहुत मनाने के बाद अपने पिता को यहाँ ला पाया था। वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु माँ ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी, कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और आगे जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती थी, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए बलराम मुंबई आ ही गए थे। सुशील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही बलराम ठिठक कर रुक गए। कोमल मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका हुआ देखकर सुशील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता नहीं करिए। आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए बलराम जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे बलराम की चीख निकल पड़ी थी। चाय पीने के बाद सुशील ने बलराम से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होता है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया कर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुशील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था करके रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे सुशील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दीपावली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बलराम ने देखा कि इसी कबाड़खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। बलराम ने पलटकर सुशील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़ सरपट नीचे जा चुका था। बलराम उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, एक कैसा यह घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया गया है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुशील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुशील अपने पिता के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कमरे को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर बलराम टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी।
और वह घर पहुंचकर चैन की सांसें ली। तो दोस्तों, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। आशा करती हूँ कि आज की शिक्षाप्रद कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।